दोस्तों 2023 की एंडिंग सेरेमनी लगता है iQOO के हत्थे आई है। भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो क्या iQOO 12 इस चीज को बढ़िया से निभा पाएगा? और क्या Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर वाकई में बढ़िया है या सिर्फ हवाबाजी है? जानेंगे सब कुछ डिटेल में। इसको हमने इस्तेमाल किया राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश के सीसू के वादियों तक। इस फोन के कैमरा को यूज करते वक्त लग रहा था कि ये कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं, एक कैमरा सेंट्रिक फोन है। यहाँ एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है जिसमें से एक 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का OIS 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जिसमें आपको 3x तक का ऑप्टिकल जूम मिलता है और 100x तक का हाइब्रिड जूम मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और फ्रंट की साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। अब इसके कैमरा में आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ आपको विविड एंड नेचुरल मोड की जगह टेक्सचर्ड मोड भी दिया गया है। मतलब जिनको पिक्चर विविड नहीं चाहिए लेकिन शार्प चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके कैमरा को यूज करने के दौरान एक चीज तो देखो वाकई में माननी पड़ेगी, जो नया Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर है उसका जो ISP है वो वाकई में अब तक का मुझे बेस्ट ISP लगा जितने भी Snapdragon के प्रोसेसर आए हैं। शटर लैग नहीं दिखेगा आपको शटर बटन प्रेस करते वक्त। और इतना ही नहीं, HDR प्रोसेसिंग भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया नजर आती है इतने फास्ट शटर बटन के बाद भी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज्यादातर पिक्चर्स जो है नेचुरल लगती है। इवन एक्सट्रीम सिनेरियोज में जैसे कि बर्फ वाले इलाकों में भी ये कलर टेम्परेचर बढ़िया तरीके से मैनेज करता हुआ नजर आता है ज्यादातर जगहों पर। बेस्ट पार्ट यह है कि इसका जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको f1.7 अपर्चर मिलता है जिसकी वजह से आपको नेचुरल लेंस बुके भी काफी अच्छा नजर आता है। इवन ह्यूमन स्किन टोन्स को भी ये काफी सही से कैप्चर कर रहा है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते हैं तो स्किन टोन को ये स्लाइटली सॉफ्ट कर देता है। और मेरे ख्याल से भी यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहिए कि वो एक नेचुरल पोर्ट्रेट मोड का। बाकी एज डिटेक्शन काफी सही काम करता है। इवन मल्टीपल सब्जेक्ट भी हो एक ही फ्रेम में तो भी बढ़िया से इसका जो पोर्ट्रेट मोड है काम करता है। सेल्फी में भी ये वेल ट्यून्ड लगा मुझे, स्पेशली HDR में आपको कहीं हेलो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जो कि काफी काबिले तारीफ है। इवन स्किन टोन को भी ये सही से प्रिजर्व रख पा रहा है। बाकी लो लाइट और नाइट मोड से तो मैं वाकई में इसका फैन हो गया। ना सिर्फ कलर टेम्परेचर को ये सही से मैनेज कर पाता है बट बढ़िया शटर स्पीड भी आपको मिलती है, आपको शार्प पिक्चर निकाल कर देता है विद वेरी गुड नॉइस रिडक्शन। इवन सेल्फी भी लो लाइट में ठीक ठाक काम करती हुई नजर आती है थैंक्स टू इट्स ISP। तो भाई इस फोन में अगर आप फोटोग्राफी करने की सोच रहे हैं तो इसका कैमरा आपको निराश नहीं करने वाला है, आपको बढ़िया आउटपुट निकाल कर देता है। ना बात करें इसके वीडियो परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर भी ये फोन काफी बढ़िया काम करता हुआ नजर आता है। सारे कैमरास एक्सक्लूडिंग सेल्फी कैमरा आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन अगर आपको कैमरा स्विच करना है रिकॉर्ड करते वक्त तब आप अप टू 4K 30 FPS या फिर 1080p 60 FPS पे शूट कर पाओगे। बाकी स्टेबलाइजेशन के मामले में मुझे काफी बढ़िया लगा इसका कैमरा। यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मिल जाता है जो कि सिर्फ 1080p 60 FPS में ही काम करता है। तो ओवरऑल इसके बैक कैमरा से तो आपको आउटपुट काफी अच्छी मिल जाती है। इवन अगर आप टेलीफोटो से भी खींचते हैं तब भी आपको बढ़िया आउटपुट ये निकाल कर देता है। लेकिन अगर आपको वीडियो शूट करते वक्त और ज्यादा जूम करना है 3x से तो यहाँ पर आपको 10x तक का डिजिटल जूम मिल जाता है। यहाँ पर हमने इस फोन में Gcam भी इंस्टॉल करके देखा ये चेक करने के लिए कि इसका जो फ्रंट कैमरा है आप उस पे मैक्स टू मैक्स अप टू कितने तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अगर आप Gcam इंस्टॉल करते हैं तो आप अप टू 1080p 60 FPS तक शूट कर सकते हैं Gcam इंस्टॉल करने के बाद इसके फ्रंट कैमरा से। ये है इसका फ्रंट कैमरा और फ्रंट कैमरा कैप्ड है 1080p 30 FPS ही। स्टेबलाइजेशन भी आपको यही मिलती है, ऐसा कुछ स्टेबल करने का ऑप्शन नहीं है। या वॉइस फोकस शायद से वोकल एनहांसमेंट का फीचर मिल जाएगा आपको। अभी वोकल एनहांसमेंट ऑन है, टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 और ये मैंने वोकल एनहांसमेंट को ऑफ कर दिया तो इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। तो देखो ऑल इन ऑल कैमरा के हिसाब से ये फोन आपको बढ़िया पिक्चर्स तो निकाल कर देता ही है। इवन अगर आप वीडियोस भी शूट करने वाले हैं तो वो भी आपको इसका कैमरा निराश नहीं करेगा एक्सेप्ट इसका फ्रंट कैमरा। अब देखो इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल होने के बावजूद भी इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी बढ़िया लगा मुझे। इसके कैमरा के अराउंड जो चमकता हुआ पार्ट है वो आपको एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम मटेरियल का मिलेगा और यही मटेरियल आपको इसके फ्रेम में भी दिख जाता है। इस फोन का डिजाइन आपको हर एंगल में प्रीमियम लगेगा, थोड़ा सा हैवी लगेगा क्योंकि ये 203 ग्राम का है लेकिन काफी ठोस है, ये प्रीमियम वाला ठोस। इसके दो कलर वेरिएंट आते हैं, अल्फा एंड लेजेंड। अल्फा ब्लैक कलर मैट फिनिश बैक पैनल के साथ आता है और दिखता बड़ा कूल है। दूसरा है लेजेंड जो हमारे पास है, बेसिकली व्हाइट बैक पैनल है यहाँ और पीछे मटेरियल आपको मिलता है पोर्सेलिन एनामल ग्लास का। आमतौर पे आप कह सकते हैं जो बोन चाइना वाले मटेरियल होता है ना कुछ उस टाइप का, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है दोनों ही साइड में, फ्रंट और बैक में आपको स्कॉट सेंसेशन यूपी का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको IP रेटिंग भी मिल जाती है IP64 की, जिससे कि ये फोन हो जाता है डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट। इसका फ्रेम फ्लैट है बट कर्व्ड बैक पैनल के चलते फोन बॉक्सी फील नहीं होता जो कि इन हैंड ग्रिप बढ़ाता है। फ्रेम देखने में तो स्टील का लगता है बट यहाँ एयरक्राफ्ट ग्रेड
ग्रेड एल्यूमिनियम मटेरियल का यूज किया है और आईक्यू के डिजाइन टीम का कहना है कि दिस अलाउस फॉर बेटर हीट डिसिपेशन। फ्रंट की साइड से भी आपको पतले बेजल मिल जाते हैं, चारों साइड आपको ऑल अराउंड एक जैसे, और यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। बाकी स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, ऊपर के साइड आपको एयर ब्लास्टर भी मिल जाता है। अब बात करें हैप्टिक फीडबैक की, तो इस फोन का जो हैप्टिक मोटर है वो काफी पावरफुल है। आईक्यू का अब तक का बेस्ट हैप्टिक मोटर मैं कह सकता हूँ। गेम्स के वक्त आपको 4D वाइब्रेशन को ऑन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो उसके साथ तो आपको मजा ही आ जाएगा। अनलॉक मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, साथ ही फेस अनलॉक, और दोनों ही बढ़िया से काम करते हैं। बाकी सेंसर के मामले में यहाँ पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, यहाँ पर आपको सारे प्राइमरी सेंसर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग NFC। नाउ बात करें इस फोन के कनेक्टिविटी की, तो ये फोन देखो सभी तरीके से लेस है लेटेस्ट टेक से। यहाँ आपको 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं और हमारे रीजन में एयरटेल 5G यहाँ पर बढ़िया से काम किया। बात करें डायलर की, तो यहाँ पर आपको वीवो का डायलर मिलता है, जिसमें आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे तो सामने वाले को अनाउंसमेंट नहीं जाता है। बाकी आपको Wi-Fi 6 and 7 भी मिलते हैं विद 2x2 मीमो। ब्लूटूथ 5.4 की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको USB 2.0 ही मिलता है। आज के टाइम पे मेरे हिसाब से USB 3.0 होना चाहिए। और देखो ये फोन जो है अप टू 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है, जिसमें अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो फाइल साइज काफी बड़ा होता है। लेकिन जब बात आती है उस बड़े से फाइल साइज को कॉपी करने की आपके पीसी में, तब देखो ये काफी टाइम लेता है यहाँ पर आपको USB 2.0 के चलते। अगर USB 3.0 होता तो बहुत जल्दी से कॉपी हो जाता। बाकी USB 3.0 के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको SSD लगाकर कॉपी करना है तो वो भी बहुत फास्ट हो जाता है। साथ ही अगर आपको HDMI कनेक्ट करना है, अगर बड़े से स्क्रीन में प्रोजेक्ट करना है, तो उसका भी ऑप्शन आपको USB 3.0 में मिल जाता है। जितने भी प्रीमियम स्मार्टफोन है ना, जो कि लगभग 30-40 हजार से शुरू हो जाते हैं, उन सभी में देखो USB 3.0 तो होना ही चाहिए। ना डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पर आपको 6.78 इंच का 144 हर्ट्ज का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है अप टू 3000 निट्स तक, और यहाँ पर आपको 1200 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। अब देखो इस फोन के डिस्प्ले के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ना सिर्फ इसका डिस्प्ले हाई क्वालिटी का मिलता है आपको, बट ये डिस्प्ले LTPO टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करता है। वैसे मैंने काफी सारे LTPO डिस्प्लेस देख रखे हैं, लेकिन यहाँ पर LTPO का जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी जबरदस्त किया है। यहाँ जैसे ही स्क्रीन स्टैग्नेंट होती है, रिफ्रेश रेट गिर के आ जाता है सीधे 1 हर्ट्ज पे। अब सरप्राइजिंग चीज ये है कि इतने जल्दी रिफ्रेश रेट चेंज होने पर भी यहाँ पर आपको कहीं भी स्टटर्स या फिर जिटरी फील नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन काफी स्मूथ मिलती है। और इवन इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि 1 हर्ट्ज पे ही रहता है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के बाद भी आपको बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है। बाकी ये डिस्प्ले मल्टीमीडिया के हिसाब से भी बढ़िया है, और अभी अपडेट भी आया है, जिसके बाद आईक्यू वालों ने इसमें वीडियो एनहांसमेंट और MEMC भी एनेबल कर दिया है। देखो यहाँ पर आईक्यू ने MEMC तो इंक्लूड किया है यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 2 ही ऐप काम करते हैं MEMC में, एक है YouTube और दूसरा है Netflix। अभी उसमें भी इंप्लीमेंटेशन मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी, और मेरे ख्याल से लगभग सभी ऐप में MEMC का होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो वो जो स्मूथ हो जाता है वीडियो ना, जो फ्लैगशिप फोन में आपको देखने को मिलता है, तो वो चीज वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में आईक्यू जो है इस चीज को इंप्लीमेंट कर दे लगभग सारे ऐप में। तो बाकी बात करें ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इसका जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। वेल रिफाइंड है, लाउड है और क्रिस्प है। एंड नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ दिस फोन। यहाँ पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का प्रोसेसर, साथ ही UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाएगा और LPDDR5X रैम। बेंचमार्क्स आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में मैंने 20 थ्रेड्स के साथ 30 मिनट तक रन किया, और फोन जो है थ्रॉटल किया अराउंड 74% तक। यहाँ पर कहीं भी रेड जोन्स नहीं मिले, जो कि काफी बढ़िया लगा मुझे। हमारे एक्सट्रीम टेस्ट वाले बेंचमार्क में भी इसमें जो स्टेबिलिटी मिली लगभग 60% के आसपास, नॉट द बेस्ट, लेकिन ये ऑन पेपर के हिसाब से ऑफ पेपर मुझे ज्यादा बेटर काम करता हुआ नजर आया। BGMI में आपको HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग मिल जाती है विद MEMC। जेंशिन इम्पैक्ट अगर आप खेलते हैं, बाय डिफॉल्ट ये मीडियम सेटिंग में चलता है, लेकिन हायर सेटिंग में आपको 60 FPS रखने का ऑप्शन मिल जाता है, और 60 FPS पे रखने पे मुझे यहाँ पर 43 to 55 FPS का गेम प्ले मिला। बेस्ट पार्ट ये है कि इतने हाई सेटिंग में रखने के बाद भी जेंशिन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम में भी कोई ऐसे मेजर फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिले। कोई सा भी आप ऐप इस पे थ्रो करिए, ये सारे ऐप बढ़िया तरीके से चला लेगा। इवन रैम मैनेजमेंट भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। हमारे पास जो वेरिएंट है ये है 16GB विद 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर मुझे रैम मैनेजमेंट काफी बढ़िया लगा। बाकी बात करें इस फोन में हीटिंग इशू की, तो देखो ऐसा कहीं मेजर हीटिंग इशू मुझे नहीं नजर आया। ये फोन बस वार्म होता है, स्पेशली अपने फ्रेम के साइड से, और स्लाइटली कैमरा मॉड्यूल के आसपास जो है थोड़ा सा ये गर्म होता है, लेकिन हीटिंग इशू एज सच मुझे कहीं नहीं महसूस हुआ। एंड नाउ कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, यहाँ पर आपको FunTouch OS 14 मिल जाता है, विच इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट Android 14, और यहाँ पर नवंबर का सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं,
और ना ही एज सच कोई एड्स। मतलब पूरी फ्लैगशिप वाली फील यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फ्रंट ओएस देखो वैसे ही काफी स्टेबल है और यहाँ पर भी आपको वही चीज नजर आती है, कहीं एज सच मेजर बग्स नहीं नजर आए मुझे, और ओवरऑल आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस ही देता है। एंड नाउ बात करें इस फोन के अपडेट्स के बारे में, तो देखो कंपनी के हिसाब से तो ये फोन लंबी रेस का घोड़ा है। लगभग 3 साल तक का आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे विद 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट। और इतना ही नहीं, हमारे यूसेज के दौरान ही लगातार इसमें लगभग 2 अपडेट्स आ गए। तो भाई सॉफ्टवेयर अपडेट की पॉलिसी को देखकर तो ये लगता है कि यार कंपनी जो है iQOO 12 को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। तो ये चीज भी ना एक कॉन्फिडेंस दिलाता है अगर आप कोई नया iQOO का फोन लेने जाते हैं तो। एंड नाउ बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वही 5000 mAh की बैटरी विद 120 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप यानी कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। स्क्रीन जो आपको LTPO डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसके चलते ये तुरंत अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है यानी कि नॉर्मली रखा भी है ना, अगर आप स्क्रीन में कोई ऐसा कोई डायनामिक वाली चीज नहीं है, तुरंत ये 1 हर्ट्ज पे आ जाता है, जिसके चलते पावर काफी ज्यादा सेव होती है। इतना ही नहीं, अगर आप डे टू डे यूसेज के हिसाब से भी देखें, अगर आप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो ये एक दिन आराम से निकाल देता है। अगर आप हैवी यूजर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने गेंशिन इम्पैक्ट वाला गेम जो है 1 घंटे तक खेला और 1 घंटे तक हाईएस्ट सेटिंग में खेला। इसके बावजूद भी इसमें जो बैटरी ड्रेन मैंने देखा लगभग 20% के आसपास था। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड के मामले में आप सॉर्टेड हो इस फोन को लेके। बाकी अगर आपको ऐसे फोन से आ रहे हैं जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि वायरलेस चार्जिंग मिल जाए, तो वो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। अब अपने यूसेज के दौरान मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई अगर आपको आदत पड़ गई ना 120 वॉट्स से चार्ज करने की, इतना जो फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको, तब आप भूल जाओगे कि यार वायरलेस चार्जिंग करना ही नहीं है इस फोन को। आप बस 120 वॉट्स वाला चार्जर लगाइए, लगभग आधे घंटे के चार्ज में ये फोन आपका पूरा दिन निकाल सकता है। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। ये फोन देखो एक घातक कॉम्बिनेशन है लगभग सभी चीज की। यहाँ पर आपको एक बढ़िया बेस मिलता है जिसमें आपको जबरदस्त प्रोसेसर मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का। उसके ऊपर आपको टॉपिक मिलती है एक बढ़िया लेवल का कैमरा, साथ ही कमाल का डिजाइन और एक ब्यूटीफुल लुकिंग डिस्प्ले। अभी देखो जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी के टाइम में तो प्राइस रिवील नहीं हुई है, लेकिन जितना ये 55,000 के आसपास रहेगा, 55 से 60,000 भी अगर आप ले लें, तो ये फोन काफी अट्रैक्टिव हो जाता है खरीदने के लिए। और मैं आराम से सजेस्ट कर सकता हूं, अगर आपको एक बढ़िया लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए जिसमें आपको बढ़िया कैमरा भी चाहिए, तो ये फोन डेफिनेटली एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। बाकी इस फोन के कंपैरिजंस और कैमरा कंपैरिजंस भी आएंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।